दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, अब दिल्ली में हटेंगे लाउड स्पीकर। बीजेपी की मांग के बाद आम आदमी पार्टी ने जताई सहमति। ये आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की बीजेपी की मांग का आम आदमी पार्टी नेता और कालकाजी विधायक आतिशी द्वारा विरोध करने के कुछ घंटों के बाद आम आदमी पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि वो इस विचार से सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं कि लाउड स्पीकर हर धार्मिक स्थल और आस्था के केंद्र से हटा दिए जाएं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से राष्ट्रीय राजधानी में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से संबंधित उसकी मांग पर कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क करने का भी आग्रह किया है। आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक रूप से हर धार्मिक स्थल और आस्था के केंद्रों से लाउड स्पीकर हटाने की अवधारणा से सहमत है। बयान में कहा गया है कि यह मामला दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है जो केंद्र में बीजेपी सरकार के अधीन है। इस प्रकार हम बीजेपी से दिल्ली पुलिस से ही इस पर कार्रवाई करवाने का आग्रह करते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली से भी लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर आ गया शिवपाल यादव का उचित समय, अखिलेश यादव के खिलाफ नई जंग का करने जा रहे ऐलान। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही भतीजे अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत का झंडा लिए घूम रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव को जिस उचित समय का इंतजार था वो अब बेहद करीब आ गया है। शिवपाल यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक प्रसपा प्रमुख इस दौरान भतीजे अखिलेश यादव के खिलाफ नई जंग का ऐलान करने वाले हैं जिन पर वो अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं। काफी दिनों से अटकलें हैं कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि उनकी तरह समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे आजम खान से मुलाकात के बाद यह भी चर्चा है कि वो दिग्गज मुस्लिम नेता के साथ मिलकर कोई नया मोर्चा बना सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लिया है उससे काफी हद तक साफ हो गया है कि वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बताया जा रहा है कि इसमें वो अखिलेश यादव के खिलाफ में नई जंग का ऐलान करेंगे। अगली बड़ी खबर, ओपी राजभर भी दे सकते हैं अखिलेश यादव को बड़ा झटका। मोदी योगी के 2 मंत्रियों से बंद कमरे में 2 घंटे तक चली मुलाकात। यह आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे सकते हैं। ओपी राजभर ने बुधवार को लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक चली मुलाकात के बाद एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। ओपी राजभर अपने बेटों अरुण राजभर और अरविंद राजभर के साथ में मुलाकात करने पहुंचे थे। बैठक के बाद राजभर ने यह कहकर अटकलों को खारिज करने की कोशिश की कि वो अपने क्षेत्र के कुछ काम के सिलसिले में मिलने के लिए आए थे। वहीं दयाशंकर सिंह ने भी कहा कि वो ओपी राजभर एक बस डिपो की मांग को लेकर आए थे। हालांकि उनसे जब राजभर के भाजपा संघ जाने की संभावनाओं को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद से ही सपा गठबंधन में बगावत का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव बगावत का झंडा बुलंद कर चुके हैं तो दिग्गज मुस्लिम नेता आजम खान का परिवार भी खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। योगी सरकार में मंत्री रह चुके ओपी राजभर को लेकर भी अब लंबे समय से अटकलें लग रही हैं। आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी भी बिखरने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान। बोले मायावती ने बहुजन समाज को बीजेपी के हाथों में बेच दिया। यहाँ बता दें कि झारखंड के पलामू आए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को जमकर घेरा और कहा कि उन्होंने बसपा को भाजपा के हाथों में बेच दिया है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद यूपी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार गए थे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मायावती के चाल ढाल से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को काफी नुकसान पहुंचा है जिसे हम बिखरने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मायावती ने खुद को अपने भाई भतीजे और संपत्ति को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि मायावती का ये दलित समाज के साथ में विश्वासघात है और हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मायावती के घुटने टेकने की वजह से
आज देश का हर नागरिक 2 लाख रुपए का विदेशी कर्जदार है। उन्होंने कहा कि देश में फांसीवादी शक्तियों का ताकत से मुकाबला किया जा सकता है और इसके लिए भीम आर्मी अपने दलित समुदाय को एकजुट करने का अभियान चला रही है। अगली बड़ी खबर, 13 मई तक रोजाना चलेगा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर, आज से शुरू हो गया एक्शन। आपको बता दें कि दिल्ली के संगम विहार इलाके के करणी सिंह शूटिंग रेंज के पास आज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान इस इलाके में मौजूद 4 से 5 रेहड़ी पटरी पर लगाई गई कुछ दुकानें एमसीडी ने हटा दी हैं। नगर निगम की इस कार्रवाई से वो दुकानदार काफी नाराज नजर आए जिनकी दुकानें खत्म हो गई हैं। इन लोगों ने बताया कि पिछले 15 से 20 सालों से उनकी इसी जगह पर दुकानें चल रही हैं, लेकिन पहले कभी भी इस तरीके की तोड़फोड़ एमसीडी ने नहीं की है। आज अचानक आए और सब तोड़कर चले गए। इन लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जब एमसीडी वाले आते थे तो वो पैसे लेकर चले जाते थे, तब इनको अतिक्रमण नजर नहीं आया और आज अचानक इसे अतिक्रमण का हिस्सा बताकर हटा दिया गया। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर चलाई जा रही ये ड्राइव अभी कुछ दिनों तक और इसी तरीके से चलती रहेगी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इसके लिए पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि 13 मई तक रोजाना दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर चलता रहेगा। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में नहीं थम रहा लाउड स्पीकर विवाद, कई एमएनएस नेताओं को पुलिस ने किया तड़ीपार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद राज ठाकरे और उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चर्चा में है। अब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर पर बजाने का काम किया है, जिसके बाद एमएनएस के नेता महेंद्र भानुशाली को पुलिस ने तड़ीपार कर दिया। दरअसल भोंगा विवाद में कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनमें से कई को अब तड़ीपार किया जा रहा है। महेंद्र भानुशाली एमएनएस के चंदेवाली विभाग के अध्यक्ष हैं, जिन्हें 17 तारीख तक के लिए तड़ीपार किया गया है। भानुशाली ने सबसे पहले लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने का काम किया था। बताया गया है कि पुलिस ने एमएनएस नेता को मुंबई की सीमा से बाहर छोड़ दिया है और उन्हें सख्त हिदायत दी है कि वो 17 मई से पहले मुंबई की सीमा में न आए। बता दें कि राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया कि अगर 4 मई तक मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो वो उन जगहों पर हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर पर बजाएंगे। इसके बाद मुंबई में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ और राज ठाकरे समेत एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद 4 मई की सुबह एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसे लेकर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इससे पहले राज ठाकरे ने औरंगाबाद में एक बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और खासतौर पर शरद पवार पर निशाना साधा। इस रैली को लेकर भी राज ठाकरे और वहां मौजूद सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं राज ठाकरे की तरफ से अब कहा गया है कि लाउड स्पीकर का विरोध लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस मामले पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने राज ठाकरे पर बोला बड़ा हमला, बोले हिंदुत्व के लिए आज काला दिन, नहीं सुन सके मंदिर की आरती। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर विवाद पर अब शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे हिंदुत्व के लिए काला दिन बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अपने बयान में संजय राउत ने यह भी कहा कि इस विवाद का खामियाजा मंदिरों को भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का नियम सभी के लिए है, सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं है। वे बोले कि महाराष्ट्र में जो भी लाउड स्पीकर का विवाद है इसके पीछे बीजेपी है। बीजेपी राज ठाकरे का इस्तेमाल करके हिंदू में विवाद पैदा करना चाहती है। जो बड़े मंदिर हैं उनमें सभी लोग अंदर नहीं जा सकते, मंदिरों में सीमित लोगों की एंट्री होती है। आज कई लोग लाउड स्पीकर से आरती नहीं सुन सके, इस वजह से मंदिर के बाहर जमा लोगों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि नियम सभी प्रार्थना घरों के लिए हैं, इसका पालन करना है तो मंदिरों को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि श्रेणी में त्र्यंबकेश्वर में मंदिर के बाहर खड़े लोग आरती नहीं सुन पाए। संजय राउत ने कहा कि यह आंदोलन हिंदुओं में फूट डालने का काम करेगा। अगली बड़ी खबर, अब ममता बनर्जी की पार्टी में मचीदार, अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी के वारिस के तौर पर पेश करने की कोशिश, वरिष्ठ नेताओं ने जताई नाराजगी। ये आपको बता दें कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को राज्य का मुख्यमंत्री और ममता का उत्तराधिकारी बनाने की बहस चल रही है। इसी बीच बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पुराने नेताओं के एक वर्ग ने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करने के 2 नेताओं के हालिया प्रयास पर आपत्ति
आपत्ति जताई है। इन नेताओं ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ऐसी टिप्पणियों का अनुमोदन नहीं करता है। आपको बता दें कि बंगाल में टीएमसी की तीसरी जीत की पहली सालगिरह के मौके पर कुणाल घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी 2036 में राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के एक सैनिक के तौर पर मैं कह सकता हूं कि ममता बनर्जी 2036 तक बंगाल के मुख्यमंत्री बनी रहेंगी और 2036 में वो एक अभिभावक के तौर पर एक कार्यक्रम में मौजूद होंगी जहां पर अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। घोष पर निशाना साधते हुए टीएमसी के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा कि आदर्श रूप से अभिषेक बनर्जी से पार्टी प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणी पर उनकी राय पूछी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुणाल घोष जो कह रहे हैं या लिख रहे हैं उसे हम ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। गौरतलब है कि टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी नंबर 2 पर नेता हैं। वो पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं और डायमंड हार्बर के सांसद हैं। वर्तमान में वे पार्टी के महासचिव हैं। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। और ये बड़ी खबर, ललितपुर केस पर अखिलेश यादव का आया बड़ा बयान, यूपी सरकार पर उठाए कई सवाल। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के ललितपुर में मासूम बच्ची के साथ पुलिस थाने में थानाध्यक्ष द्वारा कथित दुष्कर्म करने के मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के पीछे सरकार का अपराधियों के आगे नतमस्तक होना मुख्य वजह है। पार्टी द्वारा जारी बयान के अनुसार अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के राज में अपराधी और पुलिस दोनों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन जनता पस्त है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति भाजपा राज में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब प्रदेश में कहीं ना कहीं लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं ना होती हों। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश इज डूइंग अपराध प्रदेश बन गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रश्रय पाकर भाजपाई भी अब कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। यही नहीं, भाजपाई सरेआम अधिकारियों पर भी हाथ उठाने लगे हैं। एक महिला दरोगा को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश की जितनी बदनामी दुनिया भर में हुई है वैसी कभी नहीं हुई थी। फिरौती, हत्या, अपराध और वसूली के बाद अब पुलिस की वर्दी रेप और गैंगरेप के आरोपों से भी दागदार हो गई है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी नेपाल में मना रहे छुट्टियां, उधर स्मृति ईरानी ने वायनाड में डाल दिया डेरा। ये आपको बता दें कि संसदीय चुनावों में यूपी के अमेठी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटखनी देने वाली बीजेपी अब उन्हें केरल के वायनाड में भी बख्शने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी जहां पर नेपाल के नाइट क्लब में छुट्टियां मना रहे हैं, तो वहीं उन्हें अमेठी के चुनाव में हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए वायनाड पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब राहुल गांधी को वायनाड में घेरने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रणनीति तैयार कर ली है। राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव हराने वाली स्मृति ईरानी अब वायनाड की जनता का मूड भांपने के लिए केरल पहुंच गई हैं। वे वायनाड का दौरा कर इलाके का राजनीतिक माहौल भांपने में लगी हैं। अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई होना तय, 6 मई को होगी कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस पार्टी जल्द ही सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। एक दिन पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व से नवजोत सिंह सिद्धू से जवाब तलब कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी ये शिकायती पत्र अनुशासन समिति को भेजकर उचित कार्रवाई करने की सलाह भी दे दी है। गौरतलब है कि केसी वेणुगोपाल ने अपनी पैरवी में अनुशासन समिति के अध्यक्ष AK एंटनी को यह भी बताया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस शिकायती पत्र को देख लिया है। यानी इशारा साफ था कि कांग्रेस नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई करने के पूरे तरीके से हक में है। अब अनुशासन समिति ने सिद्धू पर फैसले के लिए बैठक 6 मई को बुलाई है। अगली बड़ी खबर, जोधपुर हिंसा पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले राजस्थान के मुसलमानों का ना तो रमजान अमन से गुजरा और ना ही ईद। ये आपको बता दें कि जोधपुर में हुई हिंसा के मामले में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और RSS पर जमकर हमला बोला। जोधपुर हिंसा में अब तक कुल 141 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और RSS परिवार के लोग बार बार राजस्थान का माहौल खराब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री का इतने जल्दी जोधपुर पहुंच जाना
इस बात का सबूत है कि बीजेपी अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार नफरत की आग को भड़का रही है और उसके मंत्री इसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत की पिछली सरकार में भी मुसलमान पुलिस की ज्यादती और हिंदुत्ववादी संगठनों के जुल्म का शिकार हुए थे और इस सरकार में भी हालात नहीं बदले हैं। आपको बता दें कि ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि क्या अशोक गहलोत सरकार आरएसएस से इतना डर गई है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी भी नहीं निभाना चाहती है। राजस्थान के मुसलमानों का ना तो रमजान अमन से गुजरा और ना ही उनकी ईद अमन से गुजरी है। अगर अशोक गहलोत सरकार इन मुजरिमों के खिलाफ उदाहरणात्मक कार्रवाई करती तो इन गुंडों की इतनी हिम्मत नहीं होती। अगली बड़ी खबर, कश्मीर से हटी तो असम में शुरू हुई धारा 370 लगाने की मांग। एमएलए अखिल गोगोई ने उठाया मुद्दा। आपको बता दें कि कार्यकर्ता और शिवसागर से विधायक अखिल गोगोई ने राज्य के मूल निवासियों की संवैधानिक सुरक्षा के लिए असम में अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधान को लागू करने की मांग की। राइजर दल के अध्यक्ष ने कहा कि हमने केंद्र से राज्य के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए असम में अनुच्छेद 370 या फिर 371 जैसे प्रावधानों को लागू करने की मांग की है। अनुच्छेद 370 या 371 ए जैसे सुरक्षा उपायों को लागू किए जाने तक राज्य के मूल निवासी सुरक्षित नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 किसी राज्य को स्वायत्तता और राज्य के स्थायी निवासियों के लिए कानून बनाने की क्षमता के मामले में विशेष अधिकार देता है। कुछ साल पहले तक जम्मू कश्मीर को यह विशेष दर्जा प्राप्त था। वहीं अनुच्छेद 370 के अलावा अनुच्छेद 371 में कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अनुच्छेद 370 को फिलहाल कश्मीर से हटा दिया गया है, लेकिन एमएलए अखिल गोगोई ने असम में इसको लगाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली समेत कई राज्यों में राहत की बारिश। हैदराबाद में सड़कें बनी नदियां। ये आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में खासकर राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बुधवार का दिन झमाझम बारिश लेकर आया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में भी झमाझम बारिश हुई है। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद समेत कई शहरों में जमकर बारिश हुई है और सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। इस बदले मिजाज के बाद लोगों को गर्मी से फौरी राहत मिल गई है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 6 दिनों में दिल्ली का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर, हार्दिक पटेल की नाराजगी से कांग्रेस में मचा हड़कंप। राहुल गांधी भी मनाने में जुटे। ये आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव से पहले ही कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की नाराजगी का सामना कर रही कांग्रेस ने उन्हें मनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। खबर है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी इकाई में मतभेद दूर करने के लिए पटेल से संपर्क साधा है। पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस बात की पुष्टि की है कि नेतृत्व ने पटेल से बात की है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पार्टी सूत्रों ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने खुद पटेल को एक संदेश भेजा है जिसमें उनसे पार्टी में बने रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने पार्टी प्रभारी और दूसरे नेताओं से भी मतभेदों को दूर करने के लिए पटेल से संपर्क करने के लिए कहा है। सुरजेवाला ने कहा कि उस बातचीत को लेकर जानकारी केवल प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा जारी करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।